स्वागत है आपका विज्ञान वृक्ष के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। हम बात करने वाले हैं आज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रिएक्शन रेट को बताने वाली दूसरी थ्योरी के बारे में, जिसका नाम है कोलिजन थ्योरी। कोलिजन थ्योरी की कुछ बेसिक अजम्पशंस के बारे में बात करेंगे, उसके डेरिवेशन के बारे में बात करेंगे जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। हालांकि अजम्पशन से भी क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, और फिर हम बात करेंगे उसमें कमियां क्या क्या थी। ये सारी चीज़ें मैं इस लेक्चर में डिस्कस करने वाला हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। आई होप आप सब लोग कनेक्टेड होंगे। सेशन की शुरुआत करते हैं। देखिए, कोलिजन थ्योरी भी आपको बताती है कि किस तरीके से रिएक्शन का रेट टेम्परेचर से अफेक्ट होता है। अर्हेनियस इक्वेशन कहती है, या फिर अर्हेनियस थ्योरी की बात करूं तो वो कहती है कि जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती है। लेकिन बाद में जब हम अर्हेनियस का एक ग्राफ प्लॉट करते हैं तो एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं आता है। मैं बताता हूं किसकी बात कर रहा हूं, और वो आप यहां पर प्रूव होता हुआ देखोगे। देखो, बाद में जो अर्हेनियस का ग्राफ आप देखते हो कुछ इस तरीके से, ln(k) वर्सेस 1/t का जो ग्राफ आता है वो ऐसा नहीं आता, वो स्ट्रेट लाइन आता ही नहीं है। ठीक है, मैं थोड़ा सा आपको पीछे लेकर जा रहा हूं, फिर मैं आपको आगे लेकर चलता हूं। ln(k) वर्सेस 1/t, ऐसा ग्राफ हम इस तरीके का ग्राफ देखते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें पता है अर्हेनियस इक्वेशन क्या कहती है, ln(k) = ln(a - Ea/RT। ये हमारी क्या है भाई, ये हमारी अर्हेनियस इक्वेशन है। लेकिन एक्चुअल में ऐसा ग्राफ आता ही नहीं है। और हमें पता है ये ग्राफ का जो स्लोप है, स्लोप कौन बताता है? स्लोप हमें बताता है एक्टिवेशन एनर्जी Ea/R -Ea/R। R तो गैस कांस्टेंट है, तो स्लोप किसका कम होगा किसका ज्यादा होगा, किस पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है एक्टिवेशन एनर्जी के ऊपर। अगर एक्टिवेशन एनर्जी टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं हो रही तो स्लोप लाइन सीधी रहेगी। अगर एक्टिवेशन एनर्जी टेम्परेचर का फंक्शन है तो लाइन क्या हो जाएगी, या तो इधर शिफ्ट कर जाएगी या फिर इधर शिफ्ट कर जाएगी। तो इसको कहते हैं डेविएशन फ्रॉम द आइडियल बिहेवियर। तो एक्चुअल में मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस में ये डेविएशन देखने को मिलता है। और जहां से हम कहते हैं कि जो अर्हेनियस बाबा कहा करते थे, क्या कहा करते थे? अर्हेनियस बाबा कहा करते थे कि एक्टिवेशन एनर्जी टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती। लेकिन एक्चुअल में तो एक्टिवेशन एनर्जी जो है टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, तो यही बात आप प्रूव होता हुआ देखोगे कोलिजन थ्योरी के अंदर, देन फिर आप देखोगे ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी के अंदर। तो आइए शुरुआत करते हैं। यहां पर ये रहा भाई आपके सामने कोलिजन थ्योरी। बेसिकली कोलिजन थ्योरी कहती है कि जब भी दो गैसेस मॉलिक्यूल के बीच में रिएक्शन होनी होगी तो सबसे पहले क्या होना होगा? कोलाइड होना होगा, टकराव होना होगा। और जब टकराव होगा तो ही कोई प्रोडक्ट बनेगा। जब तक दो चीजों के बीच में टकराव नहीं होगा कोई भी रिजल्टेंट प्रोडक्ट देखने को नहीं मिलेगा। ये रहा द कोलिजन थ्योरी एक्सप्लेन हाउ ए केमिकल रिएक्शन अकर एंड व्हाई केमिकल रिएक्शन डिफर फॉर डिफरेंट रिएक्शन। जो कोलिजन थ्योरी है वो बताती है कि केमिकल रिएक्शन किस तरीके से होती है और अलग अलग रिएक्शन के जो रेट हैं वो अलग अलग किस तरीके से होते हैं। इट इज बेस्ड ऑन द आइडिया दैट रिएक्टेंट पार्टिकल मस्ट कोलाइड विद सफिशिएंट एनर्जी एंड प्रॉपर ओरिएंटेशन। रिएक्टेंट के जो मॉलिक्यूल हैं उनको सफिशिएंट एनर्जी और प्रॉपर ओरिएंटेशन से क्या करना पड़ेगा? कोलिजन करना पड़ेगा, टकराना पड़ेगा एक दूसरे से, तभी क्या बनेगा? प्रोडक्ट बनेगा। कुछ बेसिक अजम्पशंस हैं। पहला क्या? मॉलिक्यूलर कोलिजन्स आर नेसेसरी। वही बात बोलना चाह रहा है कि जब कोलिजन होंगे तो ही कुछ रिजल्टेंट प्रोडक्ट बनने के चांसेस हैं, अदरवाइज आपको प्रोडक्ट बनता हुआ दिखाई नहीं देगा। ये रहा रिएक्टेंट मस्ट कोलाइड विद ईच अदर फॉर ए केमिकल रिएक्शन टू अकर। विदाउट केमिकल रिएक्शन कोई भी आपका जो विदाउट कोलिजन कोई भी केमिकल रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट कहता है सफिशिएंट एनर्जी। देखो, जब कोलिजन हो रहा होगा तो कोलिजन के दौरान दोनों के पास क्या होनी चाहिए? सफिशिएंट एनर्जी होनी चाहिए। इसको ई नहीं लिखते, E0 लिखते हैं, E0। जब भी दो मॉलिक्यूल एक दूसरे से कोलिजन कर रहे होंगे, जब भी दो मॉलिक्यूल एक दूसरे से टकरा रहे होंगे, उस कोलिजन के दौरान उनके पास या तो एक पर्टिकुलर मिनिमम वैल्यू ऑफ एनर्जी के बराबर एनर्जी होनी चाहिए जिसको क्रिटिकल एनर्जी कहा जाता है, या फिर उससे ज्यादा एनर्जी होनी चाहिए। अगर उससे कम एनर्जी है तो प्रोडक्ट नहीं बनने वाला। और कोलिजन करते समय वही होता है जैसे एंट्री टिकट होती है। आप लोग को मान लो कहीं भी कुछ ऐसे बार वगैरह होते हैं, कुछ ऐसी लोकेशंस होती है जहां पर आपको एंट्री टिकट लेकर जाना पड़ता है। ठीक है, जहां पर आप फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं घुस सकते हो। ठीक है, तो मान लो आपकी 1000 रुपीज की टिकट है तो आपके पास 1000 रुपीज होने ही चाहिए, 1000 की टिकट तो होनी ही चाहिए। ज्यादा पैसा है तो चलेगा, उतना पैसा तो कम से कम होना ही चाहिए। वो किसका क्राइटेरिया है? क्रिटिकल मिनिमम एनर्जी का क्राइटेरिया है। नेक्स्ट कहता है प्रॉपर ओरिएंटेशन। अब प्रॉपर ओरिएंटेशन को क्या समझ सकते हो? जैसे कई जगह आप पार्टीज में जाते हो, वहां पर ड्रेस कोड होता है, तो आप इसको इस तरीके से देख सकते हो कि पर्टिकुलर टिकट का पैसा होना चाहिए, उतना पैसा तो हो कि आप टिकट खरीद पाओ। दूसरा, एक प्रॉपर ड्रेस कोड
भी होगा, आपको पास वो ड्रेस कोड भी होना चाहिए, तब आप अंदर एंटर कर पाओगे, नहीं तो आप अंदर एंटर नहीं कर पाओगे। तो इसको क्या बोलोगे, टिकट का पैसा इतना होना चाहिए, ये क्या, ड्रेस कोड। अगर टिकट का पैसा, कम से कम टिकट का पैसा, तो आप अंदर चले जाओगे, अंदर जाके कुछ खा पी पाओगे, पार्टी वार्टी कर पाओगे, वो डिपेंड करता है कितना पैसा आपके पास और ज्यादा है, ठीक है। और ड्रेस कोड मतलब जब भी कोलिजन हो रहे होंगे तो उनकी प्रॉपर ओरिएंटेशन होनी चाहिए। अगर प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं होगी तो आपके कोलिजन प्रोडक्ट में रिजल्ट नहीं देंगे, प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होंगे, ठीक है भाई। आई थिंक दोनों बातें समझ में आ गई होंगी। ये रहा भाई नेक्स्ट, पार्टिकल्स आर इन कांस्टेंट रैंडम मोशन। ये कहता है कि जो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल हैं या फिर एटम्स हैं, जो रिएक्टेंट में एटम्स या मॉलिक्यूल हैं, वो हमेशा थर्मल मोशंस में रहेंगे, क्योंकि उनके पास कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी जरूर होती है जिसकी वजह से कोलिजन होंगे। और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, ध्यान से सुनना भाई, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और कोलिजन भी क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और कोलिजन भी क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। क्योंकि मैं जानता हूं कि अगर कोई मॉलिक्यूल है इस तरीके से, ये इधर की साइड मोशन कर रहा है, एक और दूसरा मॉलिक्यूल है भी, ये इधर की साइड मोशन कर रहा है, तो मुझे पता है ये कौन सा मोशन है रे, ये कौन सा मोशन है। मान लो मैं इधर से इधर चल रहा हूं, ये कौन सा मोशन है, दिस इज ट्रांसलेशनल मोशन, दिस इज ट्रांसलेशनल मोशन। तो क्या है, ये ट्रांसलेशन मोशन है, ये भी ट्रांसलेशन मोशन है। अगर ट्रांसलेशनल मोशन है तो इसके पास ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी, जिसको क्या कहता हूं, 3/2 kT कहता हूं, 3/2 kT। एक मॉलिक्यूल के पास एक्स एक्सिस पर चलने की हाफ kT, वाई पर हाफ, जेड पर हाफ, जिसको तू क्या पढ़ता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम पढ़ता है। और इसको क्या कहूंगा, दिस इज द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए मॉलिक्यूल, एवरेज ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल। और यही आपकी क्या होती है, हाफ mv स्क्वायर, हाफ mv स्क्वायर भी हम इसको बोलते हैं। और आप यहां से देखोगे कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, जो एवरेज एनर्जी या फिर जो काइनेटिक एनर्जी है, ये क्या करेगी, आपकी इंक्रीज करेगी। और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, नंबर ऑफ कोलिजन भी क्या होंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट, रिएक्शन रेट डिपेंड अपॉन द कोलिजन फ्रीक्वेंसी। कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या कहता है, कोलिजन फ्रीक्वेंसी कहता है कि जितने ज्यादा कोलिजन होंगे एक सेकंड में, नंबर ऑफ कोलिजन जितने ज्यादा होंगे उतना ही रिएक्शन का रेट क्या होगा, ज्यादा होगा। यहीं पर बोल रहा है, मोर फ्रीक्वेंट एंड इफेक्टिव द कोलिजन फास्टर द रिएक्शन रेट। जितने फ्रीक्वेंट मतलब जितने टाइम, कम टाइम में ज्यादा कोलिजन होंगे और जितने इफेक्टिव ज्यादा कोलिजन होंगे उतना ही रेट क्या होगा, ज्यादा होगा। यहां पर क्या कहता है, ऑन इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन। और गैसेस के केस में बात करूं तो प्रेशर बढ़ाऊंगा या फिर टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो क्या होगा, कोलिजन इंक्रीज होंगे, रेट भी इंक्रीज हो जाएगा। लास्ट क्या कहता है, जो गैस के मॉलिक्यूल हैं वो कैसा बिहेव करेंगे, आइडियल बिहेवियर शो करेंगे। ये क्या है भाई, आइडियल गैस की अजम्पशंस है। और यहां पर एक और बात मानना, जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं उनको क्या माना गया था, हार्ड स्फीयर माना गया था। उनको क्या माना गया था, यहां पर लिखता हूं नंबर 7, मॉलिक्यूल्स आर कंसिडर्ड टू बी, बल्कि मेरे को लिखना चाहिए रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आर कंसिडर्ड एज हार्ड स्फीयर। रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स और एटम्स आर कंसिडर्ड एज हार्ड स्फीयर। इनको क्या माना गया, हार्ड स्फीयर माना गया। मतलब हार्ड स्फीयर का मतलब होता है, मतलब जैसे इसने बोला ना कि आइडल गैस की अजम्पशन है, आइडल गैस भी गैस के मॉलिक्यूल को हार्ड स्फीयर मानती है, ठीक है। तो ये हार्ड स्फीयर और ये इसका मतलब सेम है, इन दोनों का मतलब क्या है, सेम है। ये आइडियल गैस की ही अजम्पशन है। जैसा इसने बोला कि भाई ये आइडियल गैस बिहेवियर शो करेंगे, तो उसका मतलब यही है कि मॉलिक्यूल कैसे हैं आपके, हार्ड स्फीयर है। मतलब एक मॉलिक्यूल की दूसरे के साथ ना तो कोई रिपल्शन है, ना कोई उसके साथ क्या है, अट्रैक्शन है। मतलब एक मॉलिक्यूल की दूसरे के साथ कोई भी इंटरेक्शन नहीं है, नो इंटरेक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। बस वो आएंगे एक दूसरे के साथ टकरा जाएंगे। तो ये ओवरऑल अजम्पशंस थी किसकी, कोलिजन थ्योरी की। और मैंने काफी सारी चीजें आपको यहां से एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। अब हम बात करते हैं कि एक्चुअल में डेरिवेशन कैसा होगा, किस तरीके से आपका क्वेश्चन बनेगा। आइए शुरुआत करते हैं। देखो भाई,
अब जितना भी हम लोगों ने डिस्कशन किया, जितना भी हम लोगों ने यहां तक अजम्पशंस पढ़ी, उसके हिसाब से क्या कहा जाता है मैं बताता हूं। ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ assumptions and above discussion, we can say that हम कह सकते हैं कि जो टोटल रेट ऑफ रिएक्शन है, वी कैन से दैट टोटल रेट ऑफ रिएक्शन, टोटल या फिर रेट ऑफ रिएक्शन इज डिपेंड अपॉन थ्री फैक्टर्स, ठीक है भाई। यहां पर क्या करूंगा, टोटल रेट ऑफ रिएक्शन लिख सकते हो या फिर इसको टोटल नंबर ऑफ कोलिजन भी लिख सकते हो, ठीक है। यहां पर टोटल नंबर ऑफ कोलिजन्स डिपेंड अपॉन टोटल नंबर ऑफ कोलिजन एंड हेंस रेट ऑफ रिएक्शन। मुझे यहां पर लिखना चाहिए टोटल नंबर ऑफ कोलिजन, मैं लिखता हूं ऑन द, वी कैन से दैट टोटल नंबर ऑफ कोलिजन, टोटल नंबर ऑफ कोलिजन and hence rate of reaction depends upon थ्री फैक्टर्स। जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो तीन फैक्टर्स पर क्या करता है, डिपेंड करता है, ठीक है। कौन से तीन फैक्टर हैं, बात कर लेते हैं। देखो मैं लिख सकता हूं नंबर ऑफ कोलिजन पर सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, ठीक है। यहां पर लिखता हूं टोटल नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन, बल्कि मुझे लिखना चाहिए था इफेक्टिव, एक शब्द और मैं यहां मिस कर गया हूं, मैं उसको लिख देता हूं इफेक्टिव आएगा भाई, यहां पर इफेक्टिव मैं यहीं लिख देता हूं भाई, ठीक है। मुझे यहीं लिख देना पड़ेगा क्योंकि फिर दिक्कत हो जाएगी। टोटल नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन्स एंड हेंस रेट ऑफ रिएक्शन, नंबर ऑफ effective collisions, total number of effective collision and hence rate of reaction, effective collisions हो गया, ठीक है। एंड हेंस, क्योंकि शब्दों का ही खेल है भाई, सारा खेल किसका है, शब्दों का ही खेल है, ठीक है। डिपेंड्स अपॉन थ्री फैक्टर्स, लो भाई हो गया। क्योंकि अगर शब्द इधर उधर लिख दिए तो यहां पर भी क्या आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन, यहां पर क्या आ जाएगा भाई, टोटल नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन्स। यहां पर मुझे लिखना पड़ेगा, यहां पर टोटल नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन्स पर सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड इज इक्वल टू, ये तीन चीजों पर डिपेंड करेगा। पहली चीज क्या है, टोटल नंबर ऑफ कोलिजन, पहली चीज क्या है, टोटल नंबर ऑफ कोलिजन पर सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, पर सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। दूसरा फ्रैक्शन ऑफ कोलिजन, फ्रैक्शन ऑफ कोलिजन विद क्रिटिकल मिनिमम एनर्जी, क्रिटिकल मिनिमम एनर्जी इनटू फ्रैक्शन ऑफ कोलिजन, फ्रैक्शन ऑफ कोलिजन विद प्रॉपर ओरिएंटेशन, ठीक है। देखो भाई, टोटल मान लो 1000 लोग हैं या फिर 100 लोग हैं जिनको पार्टी में जाना है, ठीक है। टोटल यहां पर मान लेते 100 लोग हैं जिनको पार्टी में जाना है। 100 में से 60 लोगों के पास टिकट है,
100 लोगों में से 60 लोगों के पास टिकट का पैसा है और 40 लोग ऐसे हैं जिनके पास टिकट का पैसा भी है और जिनके पास ड्रेस कोड भी है। तो टोटल कितने बच्चे जाएंगे, कितने लोग जाएंगे? आप यहाँ से दोनों को कंपेयर करके देख सकते हो कि इतने लोग क्या कर पाएंगे, एंटर कर पाएंगे। वही यहाँ पर कहानी है। तो यहाँ पर ये जो क्वांटिटी है, ये जो क्वांटिटी है, ये क्या बताती है? अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो ये जो क्वांटिटी है ये आपको बता रही है, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ ये बता रही है आपको रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन ये बता रही है रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, अब ये क्या बता रही है भाई आपको? ये बता रही है आपको, इसे कहते हैं कोलिजन फ्रीक्वेंसी। इसे क्या कहते हैं? कोलिजन फ्रीक्वेंसी कहते हैं। सही है। इसके बाद इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं एनर्जी फैक्टर। एनर्जी फैक्टर। अब भैया लास्ट वाले को क्या कहते हैं सर? इसको कहते हैं ओरिएंटेशन फैक्टर। ओरिएंटेशन फैक्टर। अब क्या करने वाले हैं? अब हम इन तीनों को अलग अलग पढ़ने वाले हैं। अब हम तीनों को क्या करने वाले हैं? अलग अलग पढ़ने वाले हैं। ये ओवरऑल क्या बता रहा है? टोटल नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन पर सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ कोलिजन पर सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड गुणा वो जिनकी एनर्जी सफिशिएंट है गुणा वो जिनकी ओरिएंटेशन क्या है, सफिशिएंट है। ये बता देगा रेट ऑफ रिएक्शन। ये क्या है? ये है कोलिजन फ्रीक्वेंसी इनटू क्या लिखूंगा? कोलिजन फ्रीक्वेंसी इनटू एनर्जी फैक्टर into orientation factor. This will equal to rate of the reaction. Rate of the reaction. तो इस इक्वेशन को क्या नाम दूंगा? दिस इज इक्वेशन नंबर 1। इसे हम क्या कहेंगे? ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 है। इसको मैं क्या बोलूंगा भाई? दिस इज इक्वेशन नंबर 1। बड़े से बॉक्स में इसको बंद करने की कोशिश करता हूं क्योंकि ऐसी चीजों को बॉक्स से बाहर नहीं रखा जाता, ऐसी चीजों को बॉक्स के अंदर रखा जाता है, क्योंकि यही आधार भी है किसका? यही आधार है किसका? कोलिजन थ्योरी का। इक्वेशन नंबर 1 कहूंगा, इक्वेशन नंबर 1 कह दूंगा। ठीक है, अब एक एक करके पहले कोलिजन फ्रीक्वेंसी, देन आपका एनर्जी फैक्टर देख लूंगा, देन आपका ओरिएंटेशन फैक्टर भी देख लूंगा। देखिए भाई, सबसे पहले हेडिंग डालते हैं कोलिजन फ्रीक्वेंसी। सबसे पहले हेडिंग डालता हूं क्या? कोलिजन फ्रीक्वेंसी। फर्स्ट यहां पर कोलिजन फ्रीक्वेंसी। हालांकि इसका डेरिवेशन भी किया जा सकता है, बट मैं आपको हल्का फुल्का बताता हूं क्योंकि डेरिवेशन से महत्वपूर्ण इसमें और भी चीज है। डेरिवेशन से महत्वपूर्ण इसमें क्या है? और भी चीज है। ठीक है, देखो भाई, एक्चुअल में ध्यान से देखना भाई, जो कोलिजन फ्रीक्वेंसी है ना, वो आपको क्या बता रही है? कितने कोलिजन हो रहे हैं 1 सेंटीमीटर क्यूब में 1 सेकंड में। टोटल नंबर ऑफ कोलिजन पर सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। ठीक है, तो यहां पर लिखता हूं एक्चुअल में कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या है? कोलिजन फ्रीक्वेंसी है, कोलिजन फ्रीक्वेंसी आपकी है, ये है आपकी इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ कोलिजन। टोटल नंबर ऑफ कोलिजन। ठीक है, वो भी कैसे? पर सेंटीमीटर क्यूब और पर सेकंड। यही है भाई। अब टोटल नंबर ऑफ कोलिजन 3 फैक्टर पर डिपेंड करते हैं। मैं आपको वही बता देता हूं और वही 3 फैक्टर लिखने हैं। क्या भाई? टोटल नंबर ऑफ कोलिजन डिपेंड करते हैं, पहला टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, टोटल नंबर ऑफ या फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर सेकंड, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर सेंटीमीटर क्यूब। 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितने मॉलिक्यूल हैं? ठीक है, या फिर पर यूनिट वॉल्यूम लिख सकते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है भाई? दूसरा हमारे पास है एवरेज वेलोसिटी या फिर एवरेज स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल। एवरेज स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स की एवरेज स्पीड कितनी है, इसके ऊपर भी डिपेंड करता है। और थर्ड क्या है भाई? थर्ड है हमारे पास एरिया ऑफ मॉलिक्यूल्स। एरिया ऑफ मॉलिक्यूल्स। जरा ध्यान से समझना और समझने की कोशिश करना, यहीं पर डेरिवेशन खत्म हो जाएगा, यहीं पर डेरिवेशन भी खत्म हो जाएगा। ध्यान से देखो, अब टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को क्या लिखूंगा? रे मैं यहां लिखूंगा Na। यहां पर क्या होगा? Na इंटू NB। ये क्या होगा भाई आपका? Na इंटू NB। सही है भाई। Na क्या? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ A और NB क्या? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ B। पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम। एवरेज स्पीड का क्या फॉर्मूला होता है? ये होता है 8 kBT
बाय पाई म्यू, और इसका क्या होगा स्क्वायर रूट। अरे एवरेज स्पीड का यही तो फॉर्मूला होता है। एरिया क्या होता है भाई, एरिया होता है पाई सिग्मा ए बी का स्क्वायर। अब सर एन ए क्या है, एन बी क्या है, सारी बातें यहां पर मैं आपको बताता हूं। देखो भाई, यहां देखो, यहीं पर बता देता हूं नीचे लिख के। देखो एन ए क्या है, एन ए है आपका, बल्कि यहां लिखता हूं, एन ए इज इक्वल टू, एन ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोलिक्यूल ऑफ रिएक्टेंट ए पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, एन बी क्या है, नंबर ऑफ मोलिक्यूल ऑफ बी पर सेंटीमीटर क्यूब। एन एन बी का झंझट खत्म हो गया। देन एवरेज स्पीड के बी टी पता है, म्यू क्या है, म्यू आपका रिड्यूस मास है, म्यू इज इक्वल टू मास ऑफ ए इंटू मास ऑफ बी डिवाइड बाय मास ऑफ ए प्लस मास ऑफ बी। ठीक है भाई, अब जरा ध्यान से देखिएगा भाई, अब मैं यहां पर दो मॉलिक्यूल बनाता हूं, एक मैं बनाता हूं ए और दूसरा मैं बनाता हूं बी। देख लो भाई, एक्चुअल में रिएक्शन इन दोनों के बीच में है, एक ए है और दूसरा क्या है आपका बी है। इसको मैं कहूंगा ए और इसको मैं कहूंगा बी। ठीक है, जरा ध्यान से देखना एक बार। अब सिग्मा क्या है, देखो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है, यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस, इसको क्या कहूंगा, इसको कहूंगा मैं सिग्मा। इसको क्या कहूंगा भाई, इसको मैं कह दूंगा सिग्मा। ठीक है, देखो भाई ध्यान से एक बार यहां पर। ठीक है, और यहां से यहां तक का भी डिस्टेंस क्या बोल दूंगा मैं, ये बोल दूंगा सिग्मा। सही है, मेरे ख्याल से क्लियर हो जाएंगी बात। जरा बस ध्यान से देख लेना, ये मैं बात कर रहा हूं डायमीटर, ये मैं बात कर रहा हूं डायमीटर। अब डायमीटर क्या है, ये आपका सिग्मा बी है और ये आपका सिग्मा ए। ये ए का डायमीटर है और ये बी का डायमीटर है, ये दोनों के डायमीटर्स दिए हुए हैं, ए का और बी का। क्लियर है भाई, इन दोनों मॉलिक्यूल को टकराना है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना है, यही कहानी चल रही है। अब मुझे पता है सिग्मा ए क्या है, सिग्मा ए हमारे पास है ट्वाइस ऑफ रेडियस ऑफ ए, और सिग्मा बी क्या है भाई हमारे पास, ट्वाइस ऑफ रेडियस ऑफ बी है। तो यहां से क्या लिखूंगा, दिस इंप्लाइज रेडियस ऑफ ए इज इक्वल टू सिग्मा ए बाय 2 है, दिस इंप्लाइज रेडियस ऑफ बी इज इक्वल टू सिग्मा बी डिवाइड बाय 2 है। यही है भाई पूरी की पूरी कहानी। ठीक है भाई, सिग्मा बी का आधा बी का रेडियस बताएगा, सिग्मा ए का आधा ए का रेडियस बताएगा। पर पाई सिग्मा ए बी क्या है मैं बता देता हूं, यहां पर सिग्मा ए बी है आपका, यहीं पर लिख देता हूं सिग्मा ए बी स्क्वेयर, यहीं लिख देता हूं भाई सिग्मा ए बी स्क्वेयर है, ये है आपका आर ए प्लस आर बी, ये क्या है आपका आर ए प्लस आर बी है। और इसको क्या लिख पाओगे आप, सिग्मा ए प्लस सिग्मा बी डिवाइड बाय 2, सिग्मा ए प्लस सिग्मा बी डिवाइड बाय 2। आई होप मैंने आपको सारी चीजें यहां पर एक एक करके क्लियर कर दी हैं और आपको समझ में भी आ गई होंगी, आपको समझ में भी आ गई होंगी। तो ये हमारे पास क्या है, बेसिकली सारा का सारा डाटा है जो आपको यहाँ पर ध्यान होगा और सारी बातें आपको समझ में भी आ गई होंगी। मेरे हिसाब से तो आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा भाई, मेरे हिसाब से तो आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। क्लियर है भाई, अब लिखना चाहो तो इसको मैं इसको नीचे लिख दूंगा और उस वाले को ऊपर लिख दूंगा, क्लियर हो जाएगा, थोड़ा सा और बेटर लगेगा आपको। यहाँ पर ये ऐसे लिख देंगे और इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ लिख दूंगा। ठीक है, आपको सारी टर्म्स का मतलब भी पता चल गया, क्लियर भी होंगी सारी बातें, किसका मतलब क्या है। ठीक है, तो मैं क्या लिख सकता हूं, कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या होगा, दिस इंटू दिस इंटू दिस लिख सकता हूं भाई। तो मैं यहां से लिखता हूं हेंस, हेंस यहां पर एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं भाई, हेंस कोलिजन फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू, हेंस कोलिजन फ्रीक्वेंसी, कोलिजन फ्रीक्वेंसी is equal to 8 kBT बाय पाई न्यू का स्क्वायर रूट इंटू एन ए इंटू पाई सिग्मा ए बी का स्क्वायर एन ए इंटू एन बी। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। इसे क्या कहूंगा, इक्वेशन नंबर 2 कहूंगा। बहुत बार पेपर में है ना, बहुत बार पेपर में आपसे कोलिजन फ्रीक्वेंसी भी पूछ लेता है, बहुत बार पेपर में आपसे सीधा कोलिजन फ्रीक्वेंसी, गेट में खासकर, जैम में खासकर ये कोलिजन फ्रीक्वेंसी का डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है भाई।
गेट और नेट में, सॉरी गेट और जैम में कोलिजन फ्रीक्वेंसी का सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इक्वेशन नंबर 2 देखो, अब हमने यहां पर क्या देखा था, हमने यहां पर 3 क्वांटिटी देखी थी जो टोटल रेट को बता रही थी। पहला क्या था, कोलिजन फ्रीक्वेंसी निकाल ली। दूसरा क्या है आपका एनर्जी फैक्टर है। तीसरा क्या है, ओरिएंटेशन फैक्टर है। पहली क्वांटिटी निकाल ली, अब दूसरी निकाल लूंगा, अब तीसरी निकाल लूंगा। क्या यहां तक किसी को भी डाउट है? डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर मेंशन कर सकते हो। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। यहां पर अभी नेक्स्ट फैक्टर पर जाने से पहले आपको यहां पर कोलिजन फ्रीक्वेंसी के बारे में थोड़ा सा और पढ़ना पड़ेगा, जिसको हम कहते हैं इम्पैक्ट पैरामीटर के बारे में जानना पड़ेगा। यहां पर एक और नई टर्मिनोलॉजी आती है जिसको हम बोलते हैं क्या, इम्पैक्ट पैरामीटर। यहां से भी एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आया है, इम्पैक्ट पैरामीटर बी जिसको हम कहते हैं। ठीक है, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन यहां से देखने को मिलता है। कोलिजन फ्रीक्वेंसी का ही पार्ट है, कोलिजन फ्रीक्वेंसी का ही पार्ट है। इसमें हम क्या कंसिडर करते हैं, लेट अस सपोज कि यहां पर है ना एक बी का मॉलिक्यूल फिक्स है, कहीं ना कहीं यहां पर क्या है, एक बी का मॉलिक्यूल फिक्स है। बिल्कुल सही बात है भाई, सर बी का मॉलिक्यूल फिक्स कर दिया, हेलो इसको इस कलर का कर दिया, बी का मॉलिक्यूल है। ठीक है, अब यहां से है ना बहुत सारे ए के मॉलिक्यूल इसकी तरफ आ रहे हैं, बहुत सारे ए के मॉलिक्यूल क्या कर रहे हैं, इसकी तरफ आ रहे हैं। ठीक है, एक तो ये रहा भाई, ओके, और एक यहाँ पर मैं इसको बना देता हूँ कुछ इस तरीके से, ये रहा भाई। ठीक है, एक ये भी बना देता हूँ, सही है। तो बहुत सारे, ये सब के सब क्या हैं भाई, ए के मॉलिक्यूल्स हैं। ये आपका बी है, ये आपका ए है, और ये भी आपका ए का मॉलिक्यूल है, ये भी आपका ए का मॉलिक्यूल है, ये भी ए है, और ये भी क्या है, ए है। अब मैं क्या करता हूँ ना, मैं लाइंस ड्रॉ करता हूँ। कहाँ से कहाँ जी, इसके सेंटर से इसके सेंटर तक। बिल्कुल सही बात है सर, लाइन ड्रॉ कर दीजिए आप, यही तो होना है, यही तो होना है। उसके बाद इसके सेंटर से यहाँ तक भी लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। बिल्कुल सही बात है भाई, आई होप यहाँ तक लाइन आ जाएगी, और यहाँ से यहाँ तक भी एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ भाई। क्लियर है बात, क्लियर हो जाएंगी ना चीज़ें। और यहाँ से यहाँ तक भी एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, ये भी सही बात है। ठीक है, अब ज़रा ध्यान से देखना भाई, और यहाँ से यहाँ तक भी एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। आई होप आप बताना चाह रहा हूँ, और बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं बता रहा हूँ, पेपर में 2 बार क्वेश्चन आ चुका है यहाँ से 4-4 नंबर का सीधा। ठीक है, और जिसको कॉन्सेप्ट पता है वो बता देगा। अब इसे मैं कहता हूँ बी, इसे मैं कहता हूँ बी। जरा ध्यान से देखना भाई, जरा ध्यान से देखना, क्या ये जो ए का मॉलिक्यूल है यहां से आएगा, क्या बी से नहीं टकरा जाएगा? देखो ध्यान से, क्या ये जो मॉलिक्यूल है बी से सीधा नहीं टकराएगा? बिल्कुल सीधा सीधा टकरा जाएगा, बिल्कुल टकरा जाएगा। हाँ सर सीधा टकरा जाएगा, ओके भाई ठीक है। अब क्या ये मॉलिक्यूल भी टकराएगा? जी हाँ, ये भी देखो, ये टच हो रहा ना, यहाँ पे टच हो रहा है, ये भी टकरा जाएगा। अरे अपने सेंटर के ऊपर ही तो मूव करेगा, ये टकरा जाएगा इससे। बिल्कुल सही बात है भाई। चलो, क्या ये वाला मॉलिक्यूल टकराएगा बी से? जी नहीं, ये वाला मॉलिक्यूल बी से नहीं। अरे भाई ये इधर आके थोड़ी टकराएगा, ये एक स्ट्रेट लाइन में ट्रांसलेशन मोशन के अंदर है, क्या ये टकराएगा बी से? ये भी बी से नहीं टकराएगा, क्योंकि बी से बहुत दूर है। ये बी से देखो, यहाँ से ये देख लो बेशक, ये देखो बी से सीधा टकराएगा, ये मॉलिक्यूल बी से सीधा टकरा जाएगा बी से। ठीक है, अब ध्यान से देखो, एक काम के बाद बताता हूँ। अब क्या इसी तरीके से ये मॉलिक्यूल टकराएगा? ये भी नहीं टकराएगा। ये मॉलिक्यूल देखो, इसको ध्यान से देखो, ये मॉलिक्यूल यहाँ से जस्ट इसको टच करता हुआ निकल जाएगा, जस्ट टच करता हुआ निकलेगा, जस्ट। तो मतलब बी और ए के सेंटर से, देखो ध्यान से, बी और ए के सेंटर से मैं एक बार इसको यहाँ पर बना देता हूँ, और इसकी एक बार मैं कॉपी कर लेता हूँ। जरा ध्यान से देखो, यहाँ देखो, जब ये इसको जस्ट टच करता हुआ जाएगा ना, तो मैक्सिमम इन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस हो कि मॉलिक्यूल इसको छेड़ता हुआ, टच करता हुआ निकल जाए? कितना डिस्टेंस हो मैक्सिमम इनके बीच में? आप यहां पर कहोगे सर मैक्सिमम अगर इतना डिस्टेंस होगा ना, बी का मॉलिक्यूल ए मॉलिक्यूल बी के सेंटर से मैक्सिमम अगर इतनी दूर होगा ना, तब तक तो टकराता हुआ चला जाएगा। इससे अगर ज्यादा दूर हुआ तो मॉलिक्यूल नहीं टकराएगा, मॉलिक्यूल नहीं टकराएगा। तो मतलब बी के सेंटर से मैक्सिमम दूरी कितनी होनी चाहिए? ए के सेंटर की, ये होगा आर ए प्लस आर बी के बराबर। देखो ना, यही तो है, ये आर बी और ये आर ए, यहां पर क्या आ जाएगा, आर ए प्लस आर बी। अगर बी और ए के सेंटर में इतनी दूरी है मैक्सिमम, तो जस्ट टकराता हुआ जाएगा। अगर इससे कम दूरी है तो कैसे जाएगा? इससे कम दूरी है तो क्या कर जाएगा? देखो यहां पर मैं क्या बता रहा हूं, ये मैं बता रहा हूं भाई बी,
ये मैं क्या बता रहा हूं, ये मैं बी बता रहा हूं, बी के सेंटर से, देखो ना ये मैंने सारी लाइनें ए के सेंटर से खींची हुई हैं, इसको मैं बता रहा हूं बी, मैं कह रहा हूं इसको ये भी बी है, मैं कह रहा हूं ये भी बी है, मैं तो कह रहा हूं ये भी बी है, सही है। सर इतने बी कैसे हो गए, रुक जा, इतने बी होंगे, शांति रखे, एक बार देख इधर ध्यान से, ठीक है। तो ये सबको मैं क्या बोल रहा हूं, इन सबको बी बोल रहा हूं, ये भी बी है, ये भी बी है, ये भी बी है, और ये भी बी है। ये क्या है भाई, बी के सेंटर से ए के सेंटर का डिस्टेंस, बी के सेंटर से ए के सेंटर का डिस्टेंस, बी और ए का सेंटर आमने सामने, बी के सेंटर से ए के सेंटर का डिस्टेंस, बी के सेंटर से ए के सेंटर का डिस्टेंस, ठीक है। तो इस b की वैल्यू, इस b को क्या कहा जाता है, इस b को कहा जाता है, पहली बात तो इस b को कहते हैं क्या, इंपैक्ट पैरामीटर। b इज योर इंपैक्ट पैरामीटर, b को हम क्या बोलते हैं, इंपैक्ट पैरामीटर बोलते हैं। क्या बताता है, कोलिजन का इंपैक्ट बताता है, किस तरीके का कोलिजन होगा, ठीक है भाई, क्लियर है बात। तो यहां से मैं क्या कर सकता हूं, यहां से मैं लिख सकता हूं इफ b इज ग्रेटर देन या फिर b इज लेस देन आर ए प्लस आर बी, ठीक है। तो यहां पर कोलिजन पॉसिबल होगा, कोलिजन यहां लिखता हूं, कोलिजन कैसा होगा, पॉसिबल होगा, सही है भाई। अगर ये जो b है, मतलब a और b का जो सेंटर है आर ए प्लस आर बी से छोटा, जैसे ये वाला केस है, यहां पर देखो ये जो b है ना, ये b है, ये आर ए प्लस ये इतना है और ये इतना है, तो पक्का कोलिजन होगा। अब b अगर ज्यादा होगा इससे तो कोलिजन नहीं होगा। तो यहां पर क्या बोलूंगा, अगर b नियर अबाउट बराबर है, b बराबर है आर ए प्लस आर बी के, तो क्या होगा, जस्ट कोलिजन होगा, जस्ट कोलिजन होगा, जस्ट टच होगा भाई। अगर मैं कहूं b की वैल्यू बड़ी है आर ए प्लस आर बी से, ठीक है, तो कोलिजन नॉट पॉसिबल, कोलिजन होगा ही नहीं, सही है। और अगर मैं कह दूं b की वैल्यू 0 है, अगर मैं कह दूं b की वैल्यू 0 है, तो इसे कहेंगे हेड ऑन कोलिजन, हेड ऑन कोलिजन होगा। कोलिजन कैसा होगा, हेड ऑन कोलिजन होगा, बिल्कुल आमने सामने से टकराव होगा दोनों के बीच में, क्लियर है भाई, दोनों के बीच में क्या होगा, आमने सामने से टकराव होगा। क्या क्लियर है भाई आपको, क्या क्लियर आ रही हैं बातें सारी समझ में, आई थिंक सारी बातें आपको समझ में भी आ रही होंगी। अब यहां पर क्या कहूंगा मैं, यहां पर मैं इसका रंग बदल देता हूं एक बार, तो देखो भाई ध्यान से, तो इस तरीके की संभावनाएं आपको देखने को मिलेंगी। पूरी की पूरी कहानी में आपको यही पता चलेगा, बी का नाम क्या रखा गया है, इंपैक्ट पैरामीटर रखा गया है। बहुत बार बी के ऊपर क्वेश्चन आया है, पूछता है कि बी की वैल्यू क्या होगी, तो बी की वैल्यू कोलिजन होने के लिए ये वाली होगी, ठीक है भाई। हेड ऑन कोलिजन के लिए क्या होगा, बी 0 होगा। अब मैं यहाँ पर अगर नंबरिंग डालूँ ना कि भाई ये आपका पहला केस है, देखो यहाँ पर ध्यान से, यहाँ पर मैं इसको कहूँगा फर्स्ट, इसको मैं अगर मैं 1 कहूँ, सही है, इसको मैं 2 कहूँ, इसको मैं 3 कहूँ, इसको मैं 4 कहूँ, और इसको मैं कहूँ 5, तो वहाँ पर 1 2 3 4 कौन है, देखो जो ये वाला केस है ना, ये आपका 2 नंबर वाला केस है, ये आपका कौन सा केस है, 2 नंबर वाला केस है। जो यहाँ पर 2 नंबर है, देखो यहाँ पर 2 नंबर में b की वैल्यू इससे कम है, b जब बराबर होगा, यहाँ पर ये रहा बराबर वाला केस, यहाँ पर ये रहा, जो 4 नंबर वाला केस है वो बराबर वाला केस है, जो 4 नंबर वाला केस है वो बराबर वाला केस है, ठीक है भाई। बल्कि मैं इसको यहाँ लिखूंगा ना इस साइड, तो मच बेटर रहेगा, ये रहा, ये आपका 4 नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, और ये आपका किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपका 2 नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, सही है, ठीक है। उसके बाद और देख लो भाई, बड़ा वाला, बड़े वाला आपका 5 बता रहा है, और एक भी ज्यादा है और 5 भी आपका ज्यादा है, तो 1 और 5, 1 और 5 इस कंडीशन को बता रहा है, और जो 3 है वो आपका इस कंडीशन को बता रहा है। मेरे ख्याल से आपको सारी चीज़ें यहाँ से क्लियर हो गई होंगी। इस क्वांटिटी को क्या कहा जाता है, इंपैक्ट पैरामीटर का नाम जो है इसको दिया जाता है। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, सारी चीज़ें आपको समझ में भी आ गई होंगी। अब हम मूव करते हैं दूसरे फैक्टर की तरफ, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है एनर्जी फैक्टर, जिसका नाम क्या है आपका, एनर्जी फैक्टर, जिसको हम कहते हैं एनर्जी फैक्टर, जिसको हम क्या बोलते हैं भाई, एनर्जी फैक्टर बोलते हैं, ठीक है भाई। देखो
हमें पता है कि जो नंबर ऑफ कोलिजन है ना वो नंबर ऑफ पार्टिकल के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो यहां पर क्या पता है, हमें पता है फ्रॉम बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, फ्रॉम बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, फ्रॉम बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ we know that number of particle या फिर फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल, नंबर ऑफ पार्टिकल having energy greater than or equal to E naught is given by, ठीक है, बल्कि यहां पर लिखूंगा फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल, फ्रैक्शन ऑफ, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा एन नोट डिवाइड बाय एन इज इक्वल टू ई की पावर माइनस ई नोट बाय आर टी, ई की पावर माइनस ई नोट बाय आर टी, ठीक है भाई, सही बात है। मुझे ये भी पता है, मुझे पता है कि जो नंबर ऑफ कोलिजन है ना वो किसके प्रोपोर्शनल है, नंबर ऑफ पार्टिकल के प्रोपोर्शनल है। यहां पर क्या बोला गया, बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ की हेल्प ली गई है। बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ में कहा जाता है कि फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल हैविंग एनर्जी इक्वल टू दिस और ग्रेटर देन दिस, इक्वल टू भी बोल देते हैं, ग्रेटर देन भी बोल देते हैं। तो यहां पर क्या आ जाएगा, एन नोट बाय एन इज इक्वल टू ई की पावर माइनस ई नोट बाय आर टी आ जाएगा, ठीक है। तो यहां पर क्या लिखूंगा, एज number of particle as number of collision are proportional to number of particles, number of collisions are proportional to number of particles, ठीक है। तो यहां से क्या आ जाएगा, fraction of collision are proportional to fraction of particles, ठीक है भाई। तो यहां से क्या आ जाएगा भाई, यहां से आ जाएगा दिस इंप्लाइज, मैं यहां पर लाइन ड्रॉ करता हूं और आपको शायद समझ में आ जाएगा, और ये डेरिवेशन भी हमारा ये वाला हिस्सा पूरा हो जाएगा। यहां से लिखूंगा दिस इंप्लाइज z नोट बाय z इज इक्वल टू, या फिर z नोट बाय z इज इक्वल टू ई की पावर माइनस ई नोट बाय आर टी, ठीक है भाई। ये क्या है, फ्रैक्शन ऑफ कोलिजन आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ कोलिजन हैविंग एनर्जी ग्रेटर देन इक्वल टू z नोट। ये आपकी इक्वेशन नंबर है 3। z नोट बाय z क्या होगा, z नोट बाय z होगा फ्रैक्शन ऑफ कोलिजन, फ्रैक्शन ऑफ कोलिजन with energy equal to or greater than E नोट, सही है भाई। ये इक्वेशन नंबर 3 आ जाती है। दो चीजें कंप्लीट हो गई, थर्ड बची है क्या, ओरिएंटेशन फैक्टर, ओरिएंटेशन फैक्टर, ठीक है भाई। थर्ड क्या लिखता हूं यहां पर लिखता हूं ओरिएंटेशन फैक्टर, ओरिएंटेशन फैक्टर। देखो भाई ध्यान से, ओरिएंटेशन फैक्टर देखिए जरा, देखो कोलिजन के दौरान है ना मॉलिक्यूल्स की ओरिएंटेशन भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। मैं आपको समझाता हूं कैसे, ठीक है। अगर कोलिजन के दौरान ओरिएंटेशन प्रॉपर नहीं होती है ना, मैं आपको एग्जांपल लेकर समझाता हूं। लेट अस सी द एग्जांपल ऑफ A2 प्लस B2 से हमें क्या बनाना है, 2AB बनाना है, सही है। लेट अस सी द एग्जांपल। देखो अब A2 कैसे रहा होगा, ध्यान से देख लेना भाई। ये रहा भाई, देखो यहां पर दो संभावनाएं बनेंगी, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा इधर लिख देता हूं, बल्कि यहीं लिख देता हूं और फिर उधर लिख देंगे, हाँ ठीक है, कोई नहीं, यहीं बना देते हैं, यहीं हो जाएंगी दोनों पॉसिबिलिटीज। देखो भाई यहां पर एक ये पॉसिबिलिटी है, इसको ऐसे लिखता हूं, ठीक है,
और भाई आपका ये है इस तरीके से, और फिर मैं इसको लेता हूँ इस तरीके से, ठीक है। ओके, इसका रंग बदल देता हूँ। ये कुछ इस तरीके की कहानी है। इसको मैं क्या कह रहा हूँ, इसको मैं कह रहा हूँ ए, और ये भी आपका ए है। इसको मैं क्या कह रहा हूँ, ये आपका बी है, और ये आपका बी है। इस तरीके से जुड़े हुए हैं, और ये भाई इस तरीके से जुड़े हुए हैं, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब ध्यान से देखना भाई, यहाँ पर और यहाँ पर देख लेना, ठीक है। और अब मैं यहाँ पर बात करता हूँ, ये रहा। अब मैं इसको रोटेट कर देता हूँ कुछ इस तरीके से, ठीक है। देखो ध्यान से, अब ये है आपका बी और बी, ठीक है भाई। अब इन दोनों के बीच में रिएक्शन होनी है, और इन दोनों के बीच में रिएक्शन हो, प्रोडक्ट आपको 2AB बनाना है, ठीक है। तो जब इन दोनों के बीच में रिएक्शन होगी तो कुछ ऐसी कंडीशन बनेगी, जब दोनों कोलिजन होगा दोनों के बीच में, तो कुछ ऐसी कहानी देखने को मिलेगी, ऐसी कुछ ये सिचुएशन देखने को मिलेगी आपको, सही है, ठीक है भाई। अब जब ये कंडीशन देखने को मिलेगी तो क्या इसमें प्रोडक्ट बनने के चांसेस हैं? जी नहीं, बल्कि जब यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या कंडीशन बनेगी, यहाँ पर कंडीशन कुछ ऐसी बनेगी। अगर ओरिएंटेशन बिल्कुल ऐसी होगी ना, दोनों इस तरीके से आएंगे, तो ये वाली कंडीशन यहाँ पर देखने को मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पर आप पाओगे ना कि ये जो कंडीशन यहाँ पर बनी है, इसकी ओरिएंटेशन क्या होगी। देखो, इसमें पुराने बॉन्ड हो जाएंगे ब्रेक, पुराने बॉन्ड हो जाएंगे ब्रेक, पुराने बॉन्ड ब्रेक होंगे, और नए बॉन्ड यहाँ पर क्या होंगे, फॉर्म होंगे। और एट द एंड क्या रिजल्ट देखने को मिलेगा आपको, ए बी और ए बी का रिजल्ट आपको सेपरेटली देखने को मिलेगा। ए बी और ए बी का जो रिजल्ट है वो आपको दोनों ए बी सेपरेट होते हुए यहाँ पर आपको दिखाई देंगे, दोनों ए बी आपको सेपरेट होते हुए दिखाई दे जाएंगे। इसको मैं कहूँगा बी, इसको मैं कहूँगा बी, इसको मैं कहूँगा ए, और इस तरीके से आपको दोनों मॉलिक्यूल्स जो बनते हुए दिखाई देंगे। बल्कि यहाँ पर आपको कोई भी प्रोडक्ट बनता हुआ दिखाई नहीं देगा, और यहाँ पर आपको बिल्कुल प्रोडक्ट बनता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि मुझे क्या चाहिए थे, 2 AB चाहिए थे। तो इस तरीके की ओरिएंटेशन को क्या कहा जाता है, प्रॉपर ओरिएंटेशन कहा जाता है। वो एक प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं है, तो यहाँ पर क्या लिखूंगा, प्रॉपर ओरिएंटेशन फैक्टर, प्रॉपर ओरिएंटेशन फैक्टर, फैक्टर must include in, must be included in overall rate expression, overall rate expression, ठीक है। and it is represented बाय रो। इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं भाई, रो से रिप्रेजेंट करते हैं। यह आपकी इक्वेशन नंबर 4 है। इसे कहा जाता है प्रॉपर ओरिएंटेशन फैक्टर। इसे हम क्या बोलते हैं, प्रॉपर ओरिएंटेशन फैक्टर। तो ये तो इंक्लूड करना ही चाहिए, इसको तो इंक्लूड करना ही चाहिए, ठीक है। आई होप चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, समझ में भी आपको आ गई होंगी। तो ये एक रॉन्ग तरीका है, रॉन्ग वे है, और ये जो हमने यहाँ पर लिखा है ये एक प्रॉपर तरीका है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं प्रॉपर ओरिएंटेशन, ठीक है भाई। अब 2, 3 और 4 को कहाँ यूज करना है, नंबर 1 इक्वेशन में यूज करना है, रेट आ जाएगा भाई। यहाँ लिखता हूँ यूजिंग 2, 3 एंड 4, यूजिंग फ्रॉम 1 लिख देता हूँ पहले तो, फ्रॉम 1 रेट इज इक्वल टू, रेट इज इक्वल टू कोलिजन फ्रीक्वेंसी, कोलिजन फ्रीक्वेंसी इनटू एनर्जी फैक्टर इनटू ओरिएंटेशन फैक्टर। यही बनेगा भाई, यही बन जाएगा सर, ठीक है। अब यहां क्या लिखूंगा, यूजिंग 2, 3, 4, यूजिंग 2, 3 and 4, using 2, 3 and 4 from 1 rate is equal to this,
using 2 3 4 we can write down rate is equal to यहां पर 8 kBT इज इक्वल टू, यहां पर मैं लिख पाऊंगा माइनस डी एन ए बाई डी टी, यही होगा, इज इक्वल टू माइनस डी एन बी बाई डी टी इज इक्वल टू, देखो भाई ध्यान से ये लिखा जाएगा ना, नंबर ऑफ पार्टिकल का चेंज है ना टाइम के साथ, यही तो रेट होता है, यही होगा रेट। तो ये क्या होगा 8 kBT बाई पाई म्यू स्क्वेयर रूट पाई सिग्मा ए बी का स्क्वेयर इंटू एन ए एन बी, और यहाँ पर ई की पावर माइनस ई नोट बाई आर टी, और यहाँ पर आ जाएगा रो। ठीक है भाई, ये आपकी क्या आ गई, रेट इक्वेशन आ गई। पहला क्या है, कोलिजन फ्रीक्वेंसी है, दूसरा क्या है, एनर्जी फैक्टर है, तीसरा क्या है आपका ओरिएंटेशन फैक्टर है। ध्यान से देखोगे तो ये रहा ओरिएंटेशन फैक्टर, ये रहा एनर्जी फैक्टर, और ये रहा भाई आपका कोलिजन फ्रीक्वेंसी वाला फैक्टर। ठीक है, तीनों ही चीजें मेंशन कर दी हैं। अब मुझे पता है कि एन ए क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम है। ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा, एन ए कैन बी रिटन एज एवोगैड्रो नंबर इनटू कंसंट्रेशन। इसी तरीके से एन बी को भी लिखा जा सकता है एवोगैड्रो नंबर इनटू बी का कंसंट्रेशन। कैसे, देखो ध्यान से देखो, इसको मैं कैसे डिफाइन कर रहा हूं समझने की कोशिश करना, अगर आपको समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। देखो एन ए क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम है। जब मैं यहां पर बात करता हूं एन ए इंटू ए का कंसंट्रेशन, ध्यान से देखो भाई, यहां पर क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल ए के इंटू मोल पर यूनिट वॉल्यूम, मोल पर यूनिट वॉल्यूम। ध्यान से देख लो भाई, यही होगा ना, यही तो होगा, और यही तो क्या है आपका, यही तो आपका एन ए है। एन ए क्या डिफाइन कर रहा है, देखो मान लो 5 मोल हैं, 5 मोल में कितने पार्टिकल होंगे, 5 मोल को एवोगैड्रो नंबर से गुणा कर दूंगा तो इतने पार्टिकल आ जाएंगे, और पर यूनिट वॉल्यूम वही तो एन ए है। ठीक है, यही यहाँ पर कहानी आपको देखने को मिल रही है। इक्वेशन नंबर 5 है, इक्वेशन नंबर 6 है, 6 इन 5, 6 इन 5, 6 इन 5। देखो भाई क्या आ जाएगा, R इज इक्वल टू रेट इज इक्वल टू, यहां देखो भाई माइनस, यहां पर आ जाएगा, बल्कि एन ए को बाहर लिख देता हूं, एवोगैड्रो नंबर को बाहर लिख देता हूं, माइनस डी ए बाई डी टी, यही है भाई कहानी, सही है। इज इक्वल टू एन ए को बाहर लिख देता हूं, माइनस डी बी बाई डी टी, सही है भाई। ये देखो जरा, इज इक्वल टू, देखो 8 kBT डिवाइड बाय पाई म्यू, यहां पर आ जाएगा पाई सिग्मा ए बी का स्क्वेयर, एन ए इंटू ए का कंसंट्रेशन, एन ए इंटू बी का कंसंट्रेशन। ठीक है, यहां तक पहुंच गया हूं। उसके बाद यहां पर ई की पावर माइनस ई नोट बाय आर टी और इंटू रो, सही है। अब देखो ध्यान से क्या क्या कट जाएगा, देखो एक एवोगैड्रो नंबर यहां से कैंसल आउट हो सकता है, एक एवोगैड्रो नंबर यहां से कैंसल आउट हो सकता है, क्लियर बात है। आगे क्या लिख सकता हूं, आगे वाले पेज पे चलता हूं, ये बन जाएगा रेट इज इक्वल टू, यहां पर माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस डी बी बाई डी टी इज इक्वल टू 8 kBT बाय पाई म्यू स्क्वेयर रूट। ठीक है, और यहां पर पाई सिग्मा ए बी का स्क्वेयर, और यहां पर एन ए, और यहां पर मैं लिखता हूं उसके बाद ई की पावर माइनस, बल्कि यहां पर पहले रो लिखता हूं, ई की पावर माइनस ई नोट बाय आर टी। ठीक है, और यहां पर लिखता हूं ए का कंसंट्रेशन और बी का कंसंट्रेशन। ये इक्वेशन नंबर क्या हो गई आपकी, 7 हो गई। इक्वेशन नंबर क्या हो गई है, 7, क्योंकि 6 नंबर तक लिख चुका था। ठीक है, अब फॉर ए जनरल रिएक्शन, नाउ फॉर ए
जनरल रिएक्शन, अगर मैं किसी जनरल रिएक्शन की बात करूं तो रेट क्या लिखता, K इंटू ए का कंसंट्रेशन एंड बी का कंसंट्रेशन। इक्वेशन नंबर 8। 7 और 8 का कंपैरिजन कर दो भाई, तो जो पहली क्वांटिटी ये क्या आ जाएगी, ये आपका रेट कांस्टेंट आ जाएगी। पहली क्वांटिटी क्या आ जाएगी, आपका रेट कांस्टेंट आ जाएगी ऑन कंपेयरिंग 7 एंड 8। ऑन कंपेयरिंग 7 एंड 8, 7 और 8 का कंपैरिजन जब आप करोगे तो आप पाओगे रेट कांस्टेंट K इज इक्वल टू, यहां पर ध्यान से देखो भाई, K इज इक्वल टू 8 kBT बाय पाई न्यू का स्क्वायर रूट। के बी बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है भाई, किसी को नहीं पता तो बहुत छोटी सी बात है, मैंने इसलिए बताया भी नहीं था। सिग्मा ए बी स्क्वायर एन ए रो ई की पावर माइनस ई नोट बाय आर टी, दिस इज द रेट कांस्टेंट अकॉर्डिंग टू कोलिजन थ्योरी। दिस इज द रेट कांस्टेंट अकॉर्डिंग टू कोलिजन थ्योरी। ये क्या है भाई, आपका रेट कांस्टेंट है जो कोलिजन थ्योरी के द्वारा बताया गया है। इक्वेशन नंबर 9 नाम दे दूंगा, दिस इज इक्वेशन नंबर 9। दिस इज इक्वेशन नंबर 9। पर सर खास बात क्या है इसमें, देखो खास बात मैं बताता हूं। खास बात अब शुरू होगी, पेपर में क्वेश्चन या तो सीधा इसी से पूछ लेगा, आपको यहां पर म्यू दे देगा, सिग्मा दे देगा, सारी वैल्यूज दे देगा, आपसे क्या पूछ लेगा, रेट कांस्टेंट आपसे पूछ लेगा। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो, जो ई की पावर ई नोट बाय आर टी है उसको तो एक्सपोनेंशियल फैक्टर कहा जाता था, बोलो हाँ या ना। जो ई की पावर माइनस ई नोट बाय आर टी है अर्हेनियस इक्वेशन में, उसको क्या बोलते थे, एक्सपोनेंशियल फैक्टर बोला करते थे। और उससे पहले वाले को क्या बोला करते थे रे, उससे पहले वाले को बोला करते थे प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। तो यहां पर क्या आ जाएगा, यहां पर ये जो क्वांटिटी है, ये जो क्वांटिटी यहां पर है, यहां से लेके यहां तक, इसको क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर ऑफ कोलिजन थ्योरी। ऑफ कोलिजन थ्योरी क्या बन रहा है, क्या बन रहा है, 8 kBT डिवाइड बाय पाई म्यू स्क्वायर रूट और पाई सिग्मा ए बी का स्क्वायर एन ए गुणा एवोगैड्रो नंबर, एन ए गुणा एवोगैड्रो नंबर। कोलिजन थ्योरी के द्वारा, कोलिजन थ्योरी के द्वारा यहां पर आप दिख पाओगे कोलिजन थ्योरी का ही प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, ए कोलिजन बाय कोलिजन थ्योरी। ये इक्वेशन नंबर क्या होगी, 10 होगी। क्या होगी, 10 नंबर इक्वेशन हो जाएगी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, बिल्कुल समझ में आ रही होगी। तो यहां तक तो बात चल रही है कोलिजन थ्योरी की, ये कोलिजन थ्योरी का रेट कांस्टेंट है, ये कोलिजन थ्योरी का प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर है, सही है। अब कंपैरिजन करता हूं अर्हेनियस के साथ, ध्यान से सुनो। अर्हेनियस ने इस पूरे को क्या बोल दिया था, ए बोल दिया था, लेकिन कोलिजन थ्योरी उसका एडवांस है, उसने इसकी वैल्यू बता दी कि ए की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, हालांकि अभी इसमें कमियां हैं, बहुत सारे लूप होल हैं, इसके बारे में चर्चा करूंगा। आगे बढ़ता हूं, अभी कंपैरिजन विद अर्हेनियस, कंपैरिजन ऑफ कोलिजन एंड अर्हेनियस, कंपैरिजन ऑफ कोलिजन थ्योरी विद अर्हेनियस थ्योरी। कोलिजन और अर्हेनियस के कंपैरिजन की बात करते हैं। देखो भाई ध्यान से, जरा ध्यान से देखना भाई। अर्हेनियस इक्वेशन, अरे अर्हेनियस इक्वेशन क्या कहती है, ये कहती है कि हमारे पास होता है K इज इक्वल टू ए ई की पावर माइनस ई ए बाय आर टी। बिल्कुल सही बोल रहे हो सर। ln K इज इक्वल टू ln A माइनस ई ए बाय आर टी। ये भी सही कह रहे हो सर आप तो। डिफरेंशिएशन कर दे, इसका डिफरेंशिएशन कर दे, ले टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दे। ये क्या, ये तो 0 बन जाएगा और ये आ जाएगा ई ए बाय आर टी का स्क्वायर। ठीक है भाई, इक्वेशन कितनी हो गई हैं, 10। चलो इसको 11 नंबर इक्वेशन दे देता हूँ, सही है। इसी तरीके से भाई
सर ये क्या कर रहे हो, ये देखो मैं अभी क्या कर रहा हूँ, मज़ा आ जाएगा तुम्हें, ध्यान से देखो अभी। ये देखो भाई, अब यहाँ पर ये तो अर्हेनियस आ गया, सही बात है सर। इधर क्या आ जाएगा, कोलिजन आ रहा है, भागा 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 कोलिजन आ रहा है, कोलिजन। कोलिजन थ्योरी, कोलिजन थ्योरी ये क्या कह रही है, ये कह रही है, ध्यान से देखो जरा, के बराबर ए, के बराबर ए, ए ई की पावर, सॉरी के बराबर 8 के बी टी बाई पाई न्यू का स्क्वायर रूट, ठीक है। और यहाँ पर क्या, यहाँ पर आपका आ जाएगा पाई सिग्मा ए बी का स्क्वायर, और यहाँ पर एन ए, और यहाँ पर रो ई की पावर माइनस ई नोट बाई आर टी, ई की पावर माइनस ई नोट बाई आर टी, टेकिंग एल एन ऑन बोथ साइड। यहाँ पर एल एन के इज इक्वल टू, देखना जरा ध्यान से क्या बनेगा भाई, यहाँ पर देखना जरा ध्यान से क्या बनेगा, यहाँ पर बनेगा, देखो यहाँ पर लिखता हूँ एल एन स्क्वेयर रूट ऑफ 8 के बी डिवाइड बाई पाई म्यू प्लस एल एन ऑफ टी की पावर हाफ, ठीक है। बाकी सारे को एक साथ लिख देता हूँ, प्लस एल एन पाई सिग्मा ए बी का स्क्वेयर एन ए, क्योंकि वो सब जीरो होने वाला है, माइनस ई नोट बाई आर टी, सही है। तो ये क्या बन जाएगा, डी एल एन के बाई डी टी, ये ज़ीरो हो जाएगा भाई, ये पहली टर्म आपकी ज़ीरो हो जाएगी, सही है, ये ज़ीरो हो जाएगा। यहाँ पर क्या बचेगा, 1/2t, 1/2t, और इधर क्या आ जाएगा, प्लस ई नोट बाई आर टी का स्क्वेयर। इक्वेशन नंबर 12, कंपेयरिंग 11 एंड 12, कंपेयरिंग 11 एंड 12, कंपेयरिंग, कंपेयरिंग 11 एंड 12, 11-12 का कंपेरिजन करो भाई, ये भी डी एल एन के बाई डी टी है, ये भी डी एल एन के बाई डी टी है, तो क्या आ जाएगा, ई ए बाई आर टी का स्क्वेयर इज इक्वल टू 1/2t और प्लस ई नोट बाई आर टी का स्क्वेयर, दोनों साइड आर टी से गुणा कर दो। दिस इंप्लाइज वी विल गेट, इसको हटा ही देता हूँ, जरूरत नहीं है, इसको भी हटा देता हूँ, बल्कि इसको रहने देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से क्या लिख पाऊंगा, दिस इंप्लाइज ई ए बराबर ई नोट प्लस हाफ आर टी, या फिर ई नोट बराबर ई ए माइनस आर टी बाई 2, ठीक है भाई। ये आपकी इक्वेशन नंबर 13, और ये आपकी इक्वेशन नंबर 14। तो ये हो गया कंपैरिजन अर्हेनियस से। अभी थोड़ा सा बचा हुआ है, अब देखो भाई, अब देखो यहां पर मुझे पता है, एज वी नो, एज k इज इक्वल टू 8 के बी टी बाई पाई म्यू, और यहां पर पाई सिग्मा ए बी का स्क्वेयर एन ए इंटू रो ई की पावर माइनस ई नोट बाई आर टी। नाउ यूजिंग 13 या फिर क्या कहूं 14, 14 को यूज करता हूं, 14 में क्या है, यूजिंग 14 ई नोट बराबर ई ए माइनस आर टी बाई 2, ठीक है। तो यहां से क्या आ जाएगा, k इज इक्वल टू 8 के बी टी बाई पाई म्यू, सही है, और पाई सिग्मा ए बी का स्क्वेयर एन ए रो, और यहाँ पर e की पावर माइनस ई ए माइनस आर टी बाई 2, पूरा का पूरा डिवाइड बाय आर टी, डिवाइड बाय आर टी। तो क्या बात बन जाएगा, k इज इक्वल टू 8 के बी टी बाई पाई म्यू स्क्वेयर रूट, ठीक है, पाई सिग्मा ए बी स्क्वेयर एन ए रो। देखो भाई, माइनस माइनस प्लस आर टी से आर टी कैंसिल, ई की पावर हाफ और ई की पावर माइनस ई ए बाय आर टी। और जब अर्हेनियस इक्वेशन लिखता हूं, अर्हेनियस इक्वेशन क्या बनती है, अर्हेनियस इक्वेशन बनती है के बराबर ए ई की पावर माइनस ई ए बाय आर टी। तो क्या आपको ये ए नहीं दिखाई दे रहा, क्या आपको ये ए नहीं दिखाई दे रहा है,
क्या आपको ये ए दिखाई नहीं दे रहा? तो हमें क्या पता चलता है? कोलिजन थ्योरी से, कोलिजन थ्योरी से हमें अर्हेनियस का जो प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर है वो भी देखने को मिल जाता है। दिस इंप्लाइज, मैं क्या लिख पाऊंगा? ए फॉर अर्हेनियस गिवन बाय कोलिजन इज इक्वल टू, ये लिख देना भाई यहां पर। ये भी पेपर में बहुत बार पूछा जा सकता है। ये अर्हेनियस का प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर है जो किसने दिया है? जो कोलिजन थ्योरी ने दिया है। पाई सिग्मा ए बी का स्क्वायर एन ए रो और ई की पावर हाफ। दिस इज ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन। बहुत बार यहां से क्वेश्चन आया है, बहुत बार अलग अलग मॉलिक्यूल्स के एक ही रेशो पूछ लेता है पेपर में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इक्वेशन नंबर 15, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं यहां पर लिख देता हूं भाई IMP, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और क्या इंपॉर्टेंट है? और आपके ये जो एक्सप्रेशन आया है ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, पेपर में बहुत बार पूछा गया है और आगे भी पूछा जाता रहेगा, आगे भी पूछा जाता रहेगा। और क्या इंपॉर्टेंट है? और ये भी इंपॉर्टेंट है भाई, ये भी इंपॉर्टेंट है, बल्कि इससे बेटर मैं इसको कहूँगा। ये दोनों ही एक्सप्रेशन क्या हैं आपके? इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या था भाई? ये हमारे पास कोलिजन थ्योरी की कहानी थी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसकी वीकनेस की। कोलिजन थ्योरी में कमियां क्या क्या थी, उन थोड़ा कमियों के ऊपर प्रकाश डाल लेते हैं, किस तरीके की कमियां कोलिजन थ्योरी में देखी गई थी। देखो, पहला क्या है भाई? ओवर सिंप्लीफाइज द मोलिकुलर इंटरेक्शंस। कोलिजन थ्योरी बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं थी, बहुत जगह इसकी लिमिटेशंस थी, बहुत जगह इसके अंदर कमियां थी, खामियां थी। इस सारी खामियों के बारे में बात करता हूं। पहला क्या कहता है? मोलिकुलर इंटरेक्शंस को बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई कर दिया। कैसे? कैसे? उसने मोलिक्यूल्स को हार्ड स्फीयर मान लिया। अब जब उसने मोलिक्यूल को हार्ड स्फीयर मान लिया तो मतलब मोलिक्यूल के एक दूसरे के बीच में कोई भी इंटरेक्शन नहीं है। मोलिक्यूल के एक दूसरे के बीच में ना मोलिक्यूल एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे, ना क्या कर रहे, रिपल्शन कर रहे हैं। तो ऐसा तो होता ही नहीं है। मोलिक्यूल क्या करते हैं? अरे एटलीस्ट वंडरवॉल इंटरेक्शन तो होती ही होती है मोलिक्यूल्स में, तो उसको इसने क्या कर दिया? इग्नोर कर दिया। सबसे खास बात क्या? केवल ट्रांसलेशन मोशन को ही कंसिडर किया है, जबकि मॉलिक्यूल तो वाइब्रेट भी हो रहे होते हैं और रोटेट भी हो रहे होते हैं। मॉलिक्यूल साइमल्टेनियसली ट्रांसलेशन मोशन में भी होता है, रोटेशन में भी होता है, वाइब्रेशन में भी होता है। ठीक है, तो इसने उन दोनों को क्या कर दिया? इग्नोर कर दिया। और मॉलिक्यूल के चारों ओर देखो, जैसे हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है, Cl2 का मॉलिक्यूल है, इसके चारों ओर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन होंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन का क्लाउड होगा, इसके चारों ओर भी होगा। तो उस क्लाउड को भी क्या कर दिया? इग्नोर कर दिया। लेकिन उसको भी इग्नोर नहीं करना चाहिए था। नेक्स्ट कहता है डजंट क्वांटिफाई द ओरिएंटेशन फैक्टर। इसने क्या कहा है? जो इसने सीधा ये बोल दिया कि मॉलिक्यूल की प्रॉपर ओरिएंटेशन होना जरूरी है। अब इस ओरिएंटेशन फैक्टर की वैल्यू पता कहां से कहां? 1 से लेके 10 की पावर -9 तक वैल्यू लाई करती है, अलग अलग रिएक्शन के लिए, अलग अलग मॉलिक्यूल के लिए। इतनी सारी रेंज के बीच में कुछ ना कुछ तो ऐसा होना चाहिए था ना कि भाई अगर मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होगी, दूसरे की भी टेट्राहेड्रल होगी, तो ओरिएंटेशन फैक्टर इतना होगा। ये लीनियर होगा, ये बेंट होगा तो इतना होगा। ये ट्रायंगल प्लेनर होगा, ये टेट्राहेड्रल होगा, दो मॉलिक्यूल जो टकरा रहे हैं, तो ओरिएंटेशन फैक्टर इतना होगा। इसके ऊपर कोई काम नहीं किया। दूसरा, जब बहुत कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं तो ओरिएंटेशन फैक्टर की वैल्यू बहुत ज़्यादा वेरी करती है और वो इतना सिग्निफिकेंट नहीं रहता है। नेक्स्ट, फेल्स फॉर द रिएक्शन इन सॉलिड एंड लिक्विड फेज। देखो, ये जो थ्योरी है ना, ये केवल गैसियस फेज के लिए ही वैलिड है। दो मॉलिक्यूल बहुत सिंपल हो उनका स्ट्रक्चर, जैसे दोनों लीनियर मॉलिक्यूल हो और गैसियस फेज के अंदर हो। अगर वो गैसियस फेज के अंदर नहीं होते हैं, अगर वो गैसेस फेज के अंदर नहीं होते हैं, तो वहां पर ये थ्योरी क्या कर जाती है? फेल कर जाती है। जैसा कि यहां पर लिखा गया है, वर्क बेस्ट फॉर गैसेस रिएक्शंस वेयर मॉलिक्यूल आर फ्री टू मूव एंड कोलाइड, डजंट प्रॉपरली एक्सप्लेन द सॉल्वेंट इफेक्ट, डिफ्यूजन, रेस्ट्रिक्ट मोबिलिटी इन लिक्विड एंड सॉलिड्स। तो मेनली क्या करती है? केवल गैसेस रिएक्टेंट के ऊपर ही बेटर रिजल्ट देती है, और वो भी जब सिंपल गैसेस मॉलिक्यूल होते हैं वहीं पर बेटर रिजल्ट देती है, बाकी कहीं पर बेटर रिजल्ट नहीं देती है। नेक्स्ट बात करता हूं,
एक्टिवेशन एनर्जी कॉन्सेप्ट इज ओवर सिंप्लीफाइड। देखिए इसने क्या कर दिया है, इसने ये बोल दिया सीधा सीधा कि अगर इतनी एनर्जी से ऊपर होगा या इसके बराबर होगा तो रिएक्शन हो जाएगी, नहीं तो रिएक्शन नहीं होगी। लेकिन कोई शार्प एनर्जी लेवल होता ही नहीं है, कभी भी कोई शार्प एनर्जी होती नहीं है, क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स में जब हम पढ़ते हैं तो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कभी भी शार्प नहीं होता, वहां पर बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं, जैसे दूसरे मॉलिक्यूल का इन्वायरमेंट कैसा है या फिर खुद उस मॉलिक्यूल का इन्वायरमेंट कैसा है, और क्वांटम टनलिंग का भी वहां पर रोल होता है, वो आप क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर जाकर पढ़ोगे। नेक्स्ट क्या कहता है, पुअर फॉर रिएक्शंस विद लो एक्टिवेशन एनर्जी। बहुत सारी ऐसी रिएक्शंस हैं जो क्या करती हैं, वो स्लोली प्रोसीड करती हैं, हालांकि उनकी एक्टिवेशन एनर्जी कम होती है। यहां पर यही लिखा जा रहा है, सम रिएक्शन विद लो एक्टिवेशन एनर्जी स्टिल प्रोसीड स्लोली। अगर किसी रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी कम है तो उसको तो बहुत स्पीड से प्रोसीड करना चाहिए था, लेकिन बहुत सारी रिएक्शंस ऐसी होती हैं जो स्लोली प्रोसीड करती हैं, एक्टिवेशन एनर्जी कम होने के बावजूद भी, उनको भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया। इन सम रिएक्शन प्रोसीड फास्टर देन प्रिडिक्टेड इंडिकेटिंग दैट ए नीड फॉर मोर रिफाइंड थ्योरी। ठीक है, कुछ रिएक्शंस में क्या करता है भाई, जो ये प्रिडिक्शन करता है उसका कुछ उल्टा ही दिखाई देता है, तो यहां पर क्या कहना चाहता है, एक बेटर रिफाइंड थ्योरी की जरूरत पड़ी, और वो थ्योरी कौन सी होगी, वो इससे बेटर थ्योरी कौन सी होगी, ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी होगी, उसके बारे में हम बात करेंगे बाद में। यहां पर क्या क्या कहता है, कैन नॉट एक्सप्लेन कैटालिसिस प्रॉपरली। ये क्या कहता है भाई, कैटालिसिस जैसे फिनोमिना को भी कोलिजन थ्योरी के आधार पर एक्सप्लेन किया नहीं जा सकता है। फिर आगे लिखता है, नो मैकेनिज्म फॉर एंजाइम स्पेसिफिकली और एड्जॉर्प्शन इफेक्ट इन द हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। इसने ऐसा बिल्कुल भी नहीं बताया, एक्सप्लेन नहीं कर पाया। कोलिजन थ्योरी डजंट एक्सप्लेन हाउ कैटलिस्ट लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी। इसने ये भी नहीं बताया कि कैटलिस्ट किस तरीके से एक्टिवेशन एनर्जी को प्रभावित कर सकता है, या फिर कभी कभी एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है और कभी कभी एक्टिवेशन एनर्जी को क्या कर देता है, ज्यादा कर देता है। तो ये सारी वीकनेस थी किसके अंदर, कोलिजन थ्योरी के अंदर। इसी के साथ हमारा कोलिजन थ्योरी का जो टॉपिक है वो खत्म होता है। अगर आपको बढ़िया लगा हो तो आप जरूर वीडियो को लाइक कर देना,